acid as the genetic material found in all living organisms. Predominantly, DNA acts as the main genetic material because it has few better properties as compared to the RNA. So let's have a look on where gene is located and how the chromosome is formed from the DNA molecule. So let's start from what is DNA. So DNA is the polymer of deoxyribonucleotides. It is a twisted in right-handed fashion. वैसे अगर आप लोग देखें तो इसका लेफ्ट हैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस लेवल पे वो होते हैं राइट हैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब ये राइट हैंडेड फैशन में फोल्ड हुए होते हैं. सो इनका लोकेशन कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में अगर यूकैरियोट्स हैं, और अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोइड रीजन में, जो कि माना जाता है कि न्यूक्लियस का ही एक प्रिमिटिव वर्जन होता है. नेक्स्ट, अगर डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के रिलेशन के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है. तो पहले हम लोग शुरू करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से. सो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, अगर इमेजिन करें कि ये ह्यूमन डीएनए मॉलिक्यूल है तो ये जनरली होता है 2.2 मीटर का लॉन्ग डीएनए. इसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं जो कि बाइंड करके इस पर्टिकुलर डीएनए को कॉम्पैक्ट करते हैं. क्योंकि हमारे पास 2.2 मीटर डीएनए मॉलिक्यूल है, और अगर न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू 2.2 मीटर. इसी के वजह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? इसका पैकेजिंग का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 बॉल को चिपकाना है या फिर एक उलन बॉल आपके घर पे इस तरह से पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम से कम स्पेस कवर करे, तो आप इस उलन बॉल को धीरे धीरे गोल गोल घुमाते घुमाते इस तरह का एक छोटा सा बॉल बना देते हैं. इसी थ्रेड धीरे धीरे बॉल बन जाता है. उसी तरह से डीएनए मॉलिक्यूल का भी सेम तरीके से पैकेजिंग किया जाता है. सो ये डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन के साथ मिलके धीरे धीरे बना देता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, मतलब यही डीएनए आगे चल के बनाएगा क्रोमोसोम. नेक्स्ट, अगर बात करें कि ह्यूमन सेल में आपको कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं तो उसका आंसर होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. और अगर बात करें नंबर के बारे में तो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं. डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, इसका मतलब होता है कि एक ह्यूमन के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा. एक मदर से आया हुआ होगा एंड दूसरा आएगा फादर से. तो इस पर्टिकुलर फिगर में आप लोग देख सकते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाएगा. लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि क्रोमोसोम्स 2 तरह के आपको नज़र आ रहे होंगे. एक तो होता है ऑटोसोम्स जो कि आपको पर्पल, लाइट पर्पल कलर के बॉक्स में नज़र आएगा, एंड दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो कि लास्ट में आपको ब्लू कलर के बॉक्स में नज़र आएगा. सो ये ऑटोसोम्स होते हैं, टोटल 22 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. 22 पेयर्स हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब एक क्रोमोसोम का, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का टोटल 2 क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट है. इसी तरह से टोटल अगर हम बात करें तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास 2-2 करके प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, अगर बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में कि व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अभी जैसे हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर एक सेल में, इंडिविजुअल सेल, अगर ये सेल डिप्लॉयड नेचर का है तो इसी डिप्लॉयड नेचर का अगर सेल है तो इसमें टोटल हर क्रोमोसोम के 2 मॉलिक्यूल या 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. मतलब हम अगर देखते हैं तो टोटल 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देख लिया कि ईच क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट होगा. मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसके 2 क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे होंगे. क्रोमोसोम नंबर 2 है तो उसका भी आपको 2 देखने को मिल रहा होगा. उसी तरह से अगर सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखें तो एक्स क्रोमोसोम एक है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है. मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम हमें डिप्लॉयड सेल में देखने को मिल रहे हैं. इसका मतलब ईच सेल या ईच डिप्लॉयड सेल में हर एक क्रोमोसोम का या फिर हर एक क्रोमोसोम का जो है पेयर हमें देखने को मिल रहा है. सो ये जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले डायग्राम में कि क्रोमोसोम नंबर 1 के पास दूसरा क्रोमोसोम नंबर 1 है. तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 एक आया होगा मदर सेल से या फिर मदर से आया हुआ होगा और दूसरा जो आया होगा फादर से आया हुआ होगा.
मतलब अगर यहाँ पे डार्क पर्पल कलर के बारे में बात करें, मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम जो है फादर से आया हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो एक गैमेट जो होता है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो फादर से आया होता है, और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो मदर से आया हुआ होता है। और ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलके यहाँ पे एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाने लग जाते हैं। मतलब एक जाइगोट के अंदर आपको मदर एंड फादर दोनों के क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए आप, क्रोमोसोम नंबर 1 है जो कि एक क्रोमोसोम फादर से आया हुआ है, और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो मदर से आया है। सेम क्रोमोसोम दोनों अलग अलग पेरेंट से आए हैं, तो उन्हीं दोनों क्रोमोसोम को हम बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर बोला जाता है होमोलोगस पेयर। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्रोमोसोम नंबर 2, उसका भी होमोलोगस पेयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम लोग टोटल 23 पेयर के बारे में बात करते हैं। हर एक क्रोमोसोम का जो होता है, हर एक क्रोमोसोम पेयरिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 एक फादर से आया हुआ होगा और एक मदर से आया होगा, और उन दोनों क्रोमोसोम भी कैसे होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो एक फादर से आया है और एक मदर से आया है, वो दोनों को हम होमोलोगस पेयर बोलते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में इनको समझने का कोशिश करते हैं कि होमोलोगस पेयर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। अब इन दोनों क्रोमोसोम को ध्यान से देखिए, जो कि एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डार्क पर्पल में आपको 3 बैंड नज़र आ रहे होंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको इस कलर में जो है 3 बैंड नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से अगर इस पोर्शन में देखें तो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आपको सिंगल बैंड नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली इस पोजीशन पे मैं जो मार्क कर रही हूँ इसमें आपको 2 बैंड नज़र आ रहे हैं, और एग्जैक्टली जो टर्मिनल पोजीशन है उसमें आपको 2 बैंड नज़र आ रहे हैं। मतलब जो सेम कंडीशन इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो कि फादर से आया है वो है, तो फिर वही सेम कंडीशन आपको मदर से जो क्रोमोसोम आया हुआ है उसमें भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर के जो आए हुए क्रोमोसोम हैं उसमें से जो सबसे फर्स्ट एरिया मान लीजिए आई कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो वही सेम एरिया मदर में भी आई कलर को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कहीं से भी ये क्रोमोसोम आया हुआ हो, है तो ये क्रोमोसोम 1 ही, मतलब क्रोमोसोम 1 का जो पहला वाला सेगमेंट है मान लीजिए आई कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 3 है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का जो 3rd पोजीशन है, उसमें मान लो स्किन कलर के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए ही होते हैं। तो वही 3rd पोजीशन में आपको वही होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि मदर से आया है, आपको सेम स्किन कलर ही देखने को मिलेगा। मतलब हम होमोलोगस क्रोमोसोम उन्हें कहते हैं जिनका कि लोकस सेम रहता है, और लोकस का मतलब होता है पोजीशंस। मतलब फादर से जो क्रोमोसोम आया है उसके हर एक पोजीशन में जो जीन प्रेजेंट होगा या फिर जो सेगमेंट प्रेजेंट होगा जिसको ये डिनोट करेगा, वही सेम पोजीशन दूसरे क्रोमोसोम में भी सेम डिनोट कर रहा होगा, उनको हम बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात करेंगे जीन, क्रोमोसोम एंड डीएनए, इनमें क्या रिलेशन होता है। आपने बार बार सुना होगा जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में। इसमें हम लोग बात करते हैं कैसे ये लोग रिलेटेड हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए को हम नाम देते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, या फिर इसे बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ सेल। हम ब्लूप्रिंट ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन है। कब कौन सा इवेंट होगा सेल के अंदर, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर है, उसका हेयर कलर क्या होगा, आई का कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। लेकिन डीएनए का जो 2.2 मीटर लेंथ है, टोटल 2.2 मीटर में ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं होते। डीएनए में कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक एरियाज प्रेजेंट होते हैं जहाँ की आपको ये इंफॉर्मेशन नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस छोटे से फिगर में आपसे बात करूं, तो मान लीजिए ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मैंने ग्रीन बॉक्स में बनाया, ऐसा सेगमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर। दूसरे एक जगह ऐसा है जहाँ पे कि स्किन कलर के लिए एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट प्रेजेंट है। मतलब डीएनए के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो छोटे छोटे हिस्से स्कैटर्ड फ्रॉम में देखने को मिलते हैं, जहाँ की हमें ये कुछ ना कुछ आगे चल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यही वो रीज़न होते हैं जो कि कहलाते हैं जीन।
मतलब ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे और आगे चल के हमारे सेल के लिए कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं डीएनए में मोस्टली नॉन फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, मतलब मोस्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन ये नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनके भी सिग्निफिकेंस होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में कैसे आ रहा है, मतलब जो जीन है वो क्रोमोसोम में कैसे देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जीन हमने बात किया डीएनए में देखने को मिलता है, और यही पर्टिकुलर डीएनए आगे चल के कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब आ जाता है तो क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। तो जीन जो कि पहले डीएनए में था, अभी वही सेम जीन आपको क्रोमोसोम में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो जीन होता है डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है जीन। यही बहुत सारे जीन या नॉन फंक्शनल पार्ट सब मिला के फॉर्मेशन करते हैं डीएनए का, और यही डीएनए आगे चल के आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में नज़र आएंगे, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना देगा क्रोमोसोम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले डीएनए के अंदर जीन था, ये धीरे धीरे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आया और फाइनली ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे जीन के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ एक पर्टिकुलर जीन है इस क्रोमोसोम में, यहाँ पे ये दोनों ही क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम मान सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रोमोसोम 1 का। मान लीजिए दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है और दोनों का एक पर्टिकुलर लोकस या एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो लोकस होता है वो सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे हेयर कलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मान लीजिए ये हेयर कलर है, लेकिन हम जानते हैं जो हेयर कलर होता है वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का हेयर जो होता है ब्राउन हो सकता है, किसी का जो हेयर होता है वो ब्लॉन्ड हो सकता है, किसी का हेयर पूरे ब्लैक होते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के कलर देखने को मिल रहे हैं वो हेयर कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसी जीन का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये एक डीएनए का सेगमेंट है जो कि जीन है, और यही जीन हेयर कलर के लिए कुछ काम कर रहा है, हेयर कलर के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसको बना रहा है, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे कुछ चेंज हो गया और इसी जीन में मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज हुआ और ये अलग अलग फॉर्म में डेवलप हो गया, और एक जीन ऐसा आया जो कि आगे चल के ब्राउन कलर का हेयर बना रहा हो, और दूसरा जो चेंज आया उसके वजह से मान लीजिए ब्लॉन्ड कलर बन रहा हो। तो ये हो गए उसी पर्टिकुलर जीन के मॉडिफिकेशंस, मतलब चेंजेस, उसी जीन में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, और वही जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, उसका नाम होता है एलील। इसका मतलब एलील है जीन के अलग अलग फॉर्म्स। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज एलील। मतलब यहाँ पे आपको सेम लोकस में सेम कैरेक्टर के लिए मिलेंगे जीन, लेकिन उसके वैरायटी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए जीन में ए एलील मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है स्मॉल ए एलील, मतलब एलील 1 एंड एलील 2। यहाँ पे इसको अगर आप एलील 1 कंसिडर करें और यहाँ पे आप एलील 2 कंसिडर करें तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एलील्स होते हैं ये बनते हैं कहाँ से, जीन के थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से आपको एलील देखने को मिलेंगे। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए किस तरह से क्रोमोसोम बनाता है, डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम में कैसे ऑब्जॉर्व होते हैं, और एलील और जीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।